22 नवंबर 2023 को बिहार सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया था कि बिहार के अंदर पिछड़ी जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की सीमा है उसे बढ़ा करके 60% से बढ़ा के 75% किया गया था, उसको पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून 2024 को रद्द कर दिया है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो कुछ चीज़ें सब जुडिशियस है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पक्ष हैं इस पूरे प्रोसेस में जो पूरा पिटीशन डालना और फिर उसके ऊपर सुनवाई होना, उसके ऊपर जो पक्ष है उससे कुछ महत्वपूर्ण 2-3 चीज़ें हैं जो लोगों को अभी तक ने नोटिस नहीं किया है। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप उस पिटिशनर का, जो 11 पिटिशनर है उसमें से एक संस्था है और 10 इंडिविजुअल हैं, उन 11 पिटिशनरों का प्रोफाइल चेक करेंगे और उनकी जाति, उनका धर्म, उनकी आइडियोलॉजी और उनके जो भी उनका एफिलिएशन है, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, उसको अगर आप थोड़ा सा खंगालने का कोशिश करेंगे तो उसमें एक खास तरह का पैटर्न दिखाई देगा। उनकी जाति में भी एक खास तरह का पैटर्न दिखाई देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नोटिस करने की बात यह है कि पिछली बार जब 2023 के अंदर मई में बिहार जातिगत जनगणना हो रहा था और बिहार जातिगत जनगणना के खिलाफ जब लोग, कुछ संस्थाएं और कुछ व्यक्तिगत लोग जब पटना उच्च न्यायालय में पहले गए और फिर सर्वोच्च न्यायालय में गए थे उसे रुकवाने के लिए, तो उनके प्रोफाइल में और इनके प्रोफाइल में जो इस बार इन्होंने आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण बढ़ाने के खिलाफ जो गए हैं पटना उच्च न्यायालय में, उनके प्रोफाइल के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन अभी तक किसी ने नहीं किया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ये है कि जेडीयू जो जब जातिगत जनगणना 2022-23 हो रही थी तब तेजस्वी यादव आरजेडी के साथ सरकार में थी और उस समय इन्होंने, खास करके नेता जो इसके हैं स्पोक पर्सन है नीरज कुमार, वो खास करके ये कई सारे लोग जो उस समय पिटिशनर थे, चाहे वो संगीत रागी हो, चाहे फिर यूथ फॉर इक्वलिटी हो या फिर माखन लाल हो, इनके प्रोफाइल को जोड़ा था बीजेपी, आरएसएस और संघ के साथ है। और इन्होंने ये बताया था कि कैसे बीजेपी इनडायरेक्टली इस जातिगत जनगणना, बिहार जातिगत जनगणना को रुकवाने के लिए ऐसे लोगों से, संगीत रागी जैसे लोगों से, यूथ फॉर इक्वलिटी जैसे लोगों के से पिटिशन, उसके खिलाफ पिटिशन करवा रही है। लेकिन इस बार जब यही यूथ फॉर इक्वलिटी इस आरक्षण के वृद्धि के खिलाफ पिटिशन दे रही है तो जितने भी नेता हैं जेडीयू के वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। लेकिन हम चुप्पी नहीं साधेंगे। न्यूज़ फॉर हंटर उन सारे रिश्तों को खंगालने की कोशिश करेगा। उन रिश्तों को अगर आप खंगालिएगा तो जो 10 नाम हैं, 10 व्यक्ति का नाम है और एक संस्था का नाम है, इसके अलावा एक और हम खंगालेंगे। वो खंगालेंगे कि जो बिहार सरकार की तरफ से जो एडवोकेट थे, जो वकील थे, जिसे आप एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार भी कहते हैं, पीके शाही, वो 2023 में जातिगत जनगणना को रुकवाने के लिए जब पिटीशन डाला गया था तब भी वही थे और आज भी वही है। वो केस वो जीत जाते हैं पटना हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जीत जाते हैं। लेकिन ये केस ये पटना हाई कोर्ट में हार गए हैं और क्या पता ये सुप्रीम कोर्ट में भी हार जाएं। जो इसके अपोजिट में जो पिटिशनर की तरफ से वकील हैं इस बार, वो है पीएन शाही, पीके शाही डिफेंड कर रहे हैं और पीएन शाही जो है वो पिटिशनर की तरफ से हैं और पीके शाही सरकार की तरफ से हैं। दोनों के दोनों भूमिहार हैं। और उसके बाद एक और इसमें पैटर्न मिलेगा कि जितने भी लोग आपको 10 इंडिविजुअल लोग इसमें मिलेंगे पिटिशनर में, उसमें से ज़्यादातर भूमिहार हैं या नहीं तो ब्राह्मण हैं, ज़्यादातर भूमिहार हैं। तो यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूथ फॉर इक्वलिटी के बारे में और उनका बीजेपी, आरएसएस या फिर एबीवीपी के साथ क्या संबंध है, इसके ऊपर पहले भी नीरज कुमार का अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हो तो वो आपको समझ में आ जाएगा। यूथ फॉर इक्वलिटी 2006 में एक संस्था बनी थी और ये संस्था बनी थी जब 2006 में भारत सरकार ने ये फैसला लिया था कि जो उच्च संस्थान है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एम्स हो गया, इन जगहों पे डॉक्टर वगैरह, इंजीनियर बनने के आईआईटी वगैरह हो गया, यहाँ पे ओबीसी को आरक्षण स्टार्ट किया गया था। उसके खिलाफ ये संस्था बनी थी, उस आंदोलन खड़ा हुआ, आंदोलन से ये संस्था बनी थी। और इसका एबीवीपी, बीजेपी के साथ एक संबंध कुछ ऐसे भी आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जब 2006 में दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव हुआ था
तो यूथ फॉर इक्वलिटी ने अनकंडीशनली एबीवीपी के लोगों को सपोर्ट किया था, एबीवीपी के उम्मीदवारों को सपोर्ट किया था अनकंडीशनली, तो जग जाहिर है। इसके अलावा संगीत रागी जैसे लोग जो हमेशा जो है वो नरेंद्र मोदी और आरएसएस वगैरह को डिफेंड करते रहते हैं, वो इसके मेंबर हैं यूथ फॉर इक्वलिटी को, तो उसमें बहुत ज़्यादा है नहीं। अब आ जाइए नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट में जब आप आइएगा तो आपका नाम आता है वो बाकी 10 लोग। उन 10 लोगों का प्रोफाइल अगर आप चेक करेंगे तो उसमें आपको 10 में से 2 मिल जाएंगे जहानाबाद के, 1 मिल जाएंगे अरवल के, उसके अलावा पटना के उसके बगल में ही नालंदा, यानी कि जहानाबाद जो लोकसभा क्षेत्र है या जहानाबाद जो जिला है उसके पड़ोसी आसपास के टोटल अगर आप मिलाएंगे तो 5 लोग सिर्फ यहीं से हैं। एक नालंदा से हैं, एक पटना से हैं जो कि जहानाबाद से सटा हुआ है, उसके बाद फिर 2 आपके जहानाबाद से ही हैं और 1 अरवल से हैं। उसके बाद एक और ले लीजिएगा तो छठा भी आरा से है, यानी कि 10 में से 6 जहानाबाद के आसपास के हैं। तो ये जहानाबाद का कनेक्शन क्या रहा है, इसमें से 6 में से 5 जो है वो भूमिहार है। तो कास्ट का भी आपको समझ में आ रहा है इसमें। उसके बाद फिर क्षेत्र का भी, यार अब जहानाबाद क्यों इंपॉर्टेंट मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण यह है कि जहानाबाद वही जिला है, वही क्षेत्र, वही अरवल जहानाबाद क्षेत्र है जहाँ से ब्रह्मेश्वर मुखिया जी हैं। और ब्रह्मेश्वर मुखिया का पिछड़ी जातियों के प्रति क्या रवैया था उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पूरा का पूरा आर्मी खड़ा किया था पिछड़ी जातियों के खिलाफ, सवर्णों को बचाने के लिए। सवर्णों के बचाने से एक चीज़ और इसमें जोड़ लीजिए कि जो व्यक्ति हैं इसमें जुड़े हुए, इस पिटीशन में जो मुख्य जो हैं उसमें से एक नाम आपको मिलेगा भागवत कुमार शर्मा भी कह सकते हैं इनको। ये फाउंडिंग मेंबर हैं सवर्ण सेना के। सवर्ण सेना वही संस्था है जो आरक्षण के खिलाफ कई मुहिम चला चुका है और यूथ फॉर इक्वलिटी भी कई सारे मुहिम का हिस्सा और कई मुहिम चला चुका है आरक्षण के खिलाफ, जैसा मैंने आपको बताया है। और इसमें ये पिटीशन में है, यानी कि भागवत शर्मा जो फाउंडिंग मेंबर हैं सवर्ण सेना के, उसके अलावा जहानाबाद के धीरेन्द्र कुमार जो सदस्य हैं सवर्ण सेना के, और ये सवर्ण सेना से लगभग ये ज़्यादातर लोग कनेक्टेड हैं। तो सवर्ण सेना का इसका हिस्सा होना, सवर्ण सेना का आरक्षण विरोधी मुहिमों में हिस्सेदारी लेना, और जो सवर्ण सेना से लोग जुड़े हुए हैं उनका इस बिहार सरकार के इस फैसले का जिसमें इन्होंने आरक्षण को बढ़ाया है उसका विरोध करना, उसके खिलाफ पिटीशन डालना, और इन सब में से ज़्यादातर का भूमिहार जाति से होना, ये अपने आप में कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। और भूमिहार जाति से सिर्फ यही नहीं है, जो एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार हैं पीके शाही, जो बिहार जातिगत जनगणना 2022-23 जब हो रहा था तब डिफेंड कर लिया था, वो भी भूमिहार से हैं। और जो इस बार एडवोकेट जनरल ऑफ पीके शाही के खिलाफ, बिहार के खिलाफ जो पिटीशन की तरफ से एडवोकेट हैं, जो वकील हैं पीएन शाही, वो भी भूमिहार हैं। तो ये भूमिहारों का कितना गढ़ पैदा हुआ है कि आप देखिए 10 में से 6 लोग जहानाबाद के आसपास के, 6 में से 5 लोग भूमिहार, वकील भूमिहार, सरकार की तरफ से लड़ने वाला वकील भूमिहार, विपक्ष की तरफ से लड़ने वाला वकील भूमिहार। वही वकील 2023 में जब जातिगत जनगणना हो रहा होता है, जब बीजेपी के साथ अलायंस नहीं हो रहा होता है, तब वो पटना हाईकोर्ट में भी इसी केस को जीत जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जाके जीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये हार जाते हैं। और उस केस में बहुत सारे लूप्स हैं, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा पीके शाही और पीएन शाही के ऊपर, जिसमें उस पूरे केस के डिटेल को बताऊंगा कि कैसे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जानबूझ के ये केस हारा गया है, संभवतः ऐसा हो सकता है। इसके अलावा जैसे नालंदा के राकेश शर्मा हैं, मुंगेर के गौरव कुमार वो भी भूमिहारी हैं, यानी कि साथ में वो भी व्यक्ति हो गए। उसके बाद नवीन श्रेष्ठा हैं मधेपुरा के, संभवतः ये भी भूमिहार हैं, हम बिल्कुल श्योर नहीं हैं इनके बारे में। उसी तरह से आपके पटना के विकास कुमार है, सेवहर के मधुप कुमार सिंह है। ये सारा आपको लिस्ट इसमें दिख रहा होगा, इसमें से ज़्यादातर यही पैटर्न इसमें दिख रहा है कि ये लोग एक खास जाति, एक खास विचारधारा के पक्ष में है और इन लोगों ने पिटीशन दिया है, और इसके साथ जो वकील हैं वो भी एक खास जाति और खास विचारधारा के से संबंध रखते हैं।
अब पीके शाही के बारे में थोड़ा सा, पीएन शर्मा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बस थोड़ा सा शॉर्ट में, हम डिटेल में हम आपको बताएंगे कि ये जेडीयू के लीडर भी रह चुके हैं। पीके शाही बिहार के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं 2010 से 2015 के बीच में। 2010-15 में 14 में जब जीतन राम मांझी की सरकार बनी थी तो जीतन राम मांझी की उन्होंने सपोर्ट किया था, जिसके कारण नीतीश कुमार इनसे नाखुश हो गए थे और उसके बाद फिर इनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन 2023 में पिछले साल ही इनको फिर से एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार बनाया गया है। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ, ऐसे बहुत सारे अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, अभी बने रहना पड़ेगा आपको। नमस्कार।